Okay. Hello, everybody, and we are going to start the lecture today. And I will like to share the screen right now. Okay, मैंने share कर दिया. And now I'm going to go for this one. So क्या आप सब लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है intuition and visualization? Everybody? Hello? Yes sir, आ रहा है. ठीक है. सो अगर आप इसको देखें तो ये मैंने एक पर्टिकुलर वेब पेज है जो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं और इस वेब पेज का टॉपिक है व्हाट इज कॉलम स्पेस एग्जांपल्स इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन. बिफोर आई गो इनटू दैट मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा लास्ट लेक्चर से. लास्ट लेक्चर में हम स्केयर मैट्रिसेस की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि स्केयर मैट्रिसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है A1, ए इनवर्स जिसे हम कहते हैं, और उस ए इनवर्स का एक क्लोजली रिलेटेड कजन है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट. अब ये था कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके पास उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा. और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर या तो मैनी सॉल्यूशंस आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा. तो ये बात जो हमने कही थी या ये जो बिलीफ हमने डेवलप किया था लास्ट टाइम, ये डेवलप किया था फॉर स्केयर मैट्रिसेस 3x3, 4x4, 5x5. तो ये सारे स्केयर मैट्रिसेस के लिए ये पार्ट ऑफ द बिलीफ है. अब हम जा रहे हैं नॉन स्केयर मैट्रिसेस की तरफ जिसमें हो सकता है कि रोज की तादाद कॉलम की तादाद से ज्यादा हो या कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद से ज्यादा हो, जैसे 7 into 2 और आई कैन से 3 into 8. तो ये काइंड ऑफ ऑड मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज कॉलम से ज्यादा हो या कॉलम रोज से ज्यादा हो, तो ये स्केयर मैट्रिसेस नहीं कहलाते. तो in that situation क्या solution की situation क्या है? What will happen to our basic problem which was ax equal to b? So from that scenario where I'm talking about ax equal to b, अब हमारे पास कहानी ये है कि हमारा जो a मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट से एक्सट्रैक्ट करके बना हुआ है, उसका ऑर्डर जो है वो सिमेट्रिक या बैलेंस्ड नहीं है. सिमेट्रिक आई कैन यूज इट लेटर ऑन बट आई कैन से बैलेंस्ड. तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, या तो रोज कम है या रोज ज्यादा है कॉलम से. सो इन दैट सिचुएशन, तो इस किस्म की सिचुएशन में हमारे पास ए इनवर्स का तो जिक्र नहीं आ सकता. So A inverse just went out of the window. Now what happens is कि अब हमारे पास solution की situation क्या है? क्या आप लोग मेरे साथ हो? Yes sir. Hello? जी सर. जी सर बिल्कुल. जी. So अब आपको समझ आ रही है ना कि हमारा आज का टॉपिक इज अबाउट नॉन स्केयर मैट्रिसेस. ठीक है? यस सर. एवरीबॉडी जी. तो अब इस नॉन स्केयर मैट्रिसेस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर दूं. इन मैथमेटिक्स वी हैव सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, जैसे एक्स. अब जहां ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, एक्स इज ए मेंबर ऑफ आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है? 2 डायमेंशनल रियल स्पेस. तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है x, x यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि मेंबर है आर स्क्वायर का, इसका मतलब है कि अगर मैं x को देखूं तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे. इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि x इज ए मेंबर ऑफ r टू द पावर 5, इसका मतलब है कि 5 डायमेंशनल कोई स्पेस है और x एक वेक्टर है जो उस स्पेस में पड़ा हुआ है. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं x को देखूं तो x में 5 कंपोनेंट्स होंगे. तो कंपोनेंट्स की बेस पे वो पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर स्पेस में जाएगा. अब अगर मैं कहूं कि x इज ए मेंबर ऑफ r टू द पावर 100, इसका मतलब ये है कि x एक ऐसा वेक्टर है जो कि r टू द पावर 100 की स्पेस में पड़ा हुआ है, और चूंकि ये उस स्पेस में पड़ा हुआ है तो x के कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए?
100 कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना वो 100 होंगे। इन अदर वर्ड अगर इसको मैं लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के तौर पे देखूं जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले देखते हैं, तो फिर इसमें ये लिस्ट है जिसके अंदर कितने लोग पड़े होंगे, 100 डिफरेंट एलिमेंट। आइटम्स पड़े हुए हैं। एवरीबॉडी विद मी? जी सर। यस सर। ठीक है ना? तो बस आप इसको ऐसे ही समझें कि एक आर स्क्वायर का मतलब है 2 डायमेंशनल है, आर टू द पावर 5 का मतलब है 5 डायमेंशनल है, आर टू द पावर 100 तो 100 डायमेंशनल स्पेस है, 100 डायमेंशनल स्पेस है। और याद रखिएगा कि अगर आर टू द पावर 0 हो, 0 डायमेंशनल स्पेस हो, तो वो हमेशा एक पॉइंट होता है, और आर की पावर 1 हो, 1 डायमेंशनल स्पेस हो, तो वो हमेशा एक लाइन होगी। और अगर आर का स्क्वायर है तो आर के ऊपर आर स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये ज्योमेट्रिकली एक प्लेन है। और अगर आर क्यूब है तो आर टू द पावर 3 है, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, तो हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि आर टू द पावर 4 क्या होगी, आर टू द पावर 5 क्या होगी, और बाकी सारी डायमेंशन आप विजुअलाइज कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? जी सर। ये आर यस सर स्क्वायर क्या है, आर 1 क्या है, आर 0 क्या है। गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक अच्छी चीज की तरफ जिसे हम कहते हैं कॉलम स्पेस। जब आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, अब ये जो थ्योरी आज पढ़ रहे हैं ये जनरलाइज थ्योरी है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई होगी और नॉन स्क्वायर के ऊपर, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको नॉन स्क्वायर पे अप्लाई करते हैं। आप इसको बाद में इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कि ये थ्योरी जो हम आज डेवलप कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट्स, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर भी इक्वली अप्लाई होते हैं। सो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉलम स्पेस। अच्छा, कॉलम स्पेस क्या है? अब जरा गौर से देखिएगा कि एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको सामने दिखा रहा हूं कि एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसकी पहली रो में 1 1 1 1 है, दूसरी रो में है 2 1 4 3, थर्ड रो में है 3 4 1 2। अब इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैं ए इनवर्स का जिक्र नहीं कर सकता, मैं डिटर्मिनेंट का जिक्र नहीं कर सकता। तो आई हैव टू नाउ थ्रो इन समथिंग न्यू, और वो जो न्यू चीज मैं फेंक रहा हूं वो है कॉलम स्पेस। हम ऐसे मैट्रिक्स के लिए कॉलम स्पेस का जिक्र करेंगे। अच्छा, अब कॉलम स्पेस क्या है? आई विल जस्ट टेक यू बैक हियर। आप जरा गौर से देखिए कि कॉलम स्पेस क्या है। कॉलम स्पेस जो होता है वो आपके जो कॉलम्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। जो आपके ए मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स हैं उनसे मिलके आपका कॉलम स्पेस बना हुआ है। अब मैं आपको इसी मैट्रिक्स में इसकी कॉलम स्पेस दिखाता हूं। तो कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, तो उस मैट्रिक्स के साथ एक एसोसिएटेड कॉलम स्पेस होगी। तो जब भी आपको मैं कोई मैट्रिक्स दिखाऊंगा आप फौरन उसके कॉलम स्पेस को देखना शुरू कर दें। तो कॉलम स्पेस और मैट्रिक्स का आपस में डायरेक्ट लिंक है। इट मींस इफ देयर इज अ मैट्रिक्स देयर इज डेफिनेटली ए कॉलम स्पेस। अब कॉलम स्पेस क्या है, तो इसको जरा गौर से देखिए। अभी मैंने कुछ लिखा है इसके ऊपर, अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मैट्रिक्स को चेंज करूंगा तो उसकी कॉलम स्पेस भी चेंज हो जाएगी। तो कॉलम स्पेस, अब इसको ए को ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू स्पैन। अब मैं आपको बताऊंगा How स्पैन, can we visualize the space? And I haven't answered any तो of मैं अभी आपको इस बताऊंगा कि ये स्पैन क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि इसके अंदर ये लोग पड़े हुए हैं, कॉलम्स पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप 1 2 3 कॉमा 1 1 4 कॉमा 1 4 1, फिर उसके बाद कॉमा है 1 3 2। तो ये 4 लोग पड़े हुए हैं, ये जो 4 कॉलम्स पड़े हुए हैं, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कैसे कह सकते हैं 4 कॉलम वेक्टर्स पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर 4 कॉलम वेक्टर पड़े हुए हैं और बाहर एक चीज लिखी हुई है स्पैन। स्पैन का मतलब ये है कि ये जो चारों लोग हैं इनके साथ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो इन चारों की मदद से मैं एक स्पेस बना सकता हूं।
वो स्पेस में कैसे बनाऊंगा? जब मैं इन चारों के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके इनको आपस में ऐड करूंगा। तो जब मैं इन चारों को आपस में स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मैं एक बहुत बड़ी स्पेस बनाऊंगा। अब वो स्पेस जो होगी वो उसके अंदर सिर्फ 4 ये वाले वेक्टर नहीं पड़े होंगे, उसके अंदर लाखों और करोड़ों वेक्टर्स पड़े होंगे। या हम कह लें कि अगर वेक्टर्स को की टिप को हम एक पॉइंट समझें तो वो एक ऐसी स्पेस होगी जिसमें ये सारी टिप्स पड़ी होंगी। वेक्टर्स का जो जो एंड है वो पड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे वेक्टर की बिगिनिंग तो सेम है क्योंकि वो तो ओरिजिन है। लेकिन टिप को अगर मैं ज्वाइन करूं और वो टिप हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाऊं, इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनेगी उस स्पेस का नाम होगा कॉलम स्पेस। सो आर यू विद मी? जी जी, हेलो। यस सर। जी सर। जी, आपको समझ आ रही है इसकी थोड़ी सी जो मैं अभी फिलॉसफी बयान कर रहा हूं कि इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं एक स्पेस बना सकता हूं। कि इसकी इसकी आपको थोड़ी सी समझ आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है? सर वो जी वेक्टर सर। बना के सर उस तरह जी जी, आपने वो बात की हाँ, अबू बकर बोलो। वेक्टर बना के सर जिस तरह वो पहले बना रहे थे उस तरह। हाँ, मतलब अगर आपने पहले देखा हो कि 2 वेक्टर्स थे तो उसकी मदद से मैं एक पूरा प्लेन बना लेता था। प्लेन बन जाता था। हाँ, प्लेन बन जाता था। तो यहाँ पे 4, वो प्लेन जो है वो स्पेस बन गई ना, वो प्लेन एक अच्छा स्पेस बन गई जिसमें से हर पॉइंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं थ्रू दीज 2 वेक्टर्स। आपको याद है ना कि दो वेक्टरों की मदद से हमने पूरा प्लेन बना लिया था और उस प्लेन में हर पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं इन 2 वेक्टर्स की मदद से। जी। C1 टाइम्स V1 प्लस C2 टाइम्स V2, तो C1 और C2 को मैं अगर फाइंड कर लूं और उनको V1 के साथ और V2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मैं कोई भी पॉइंट पकड़ सकता हूं जो उस प्लेन में पड़ा होगा। अब बात समझ आ रही है जी आपको? कोई थर्ड वेक्टर के तक पहुंचने के लिए वो मल्टीप्लाई वो करते थे, वो कह रहे हैं सर आप? हाँ हाँ, मतलब है कि अगर आपको मैं कोई वेक्टर दे दूं जो उसी प्लेन में पड़ा हो जिस प्लेन को ये 2 वेक्टर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस थर्ड तक मैं पहुंच सकता हूं बाय पिकिंग करेक्ट मल्टीपल्स। जी मैं अगर करेक्ट मल्टीपल्स मेरे पास आ गए तो मैं पहला मल्टीपल पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा मल्टीपल दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ऐड करूंगा मैं उस तीसरे तक पहुंच जाऊंगा जो उसमें पड़ा हुआ है। तो उस प्लेन में जितने लोग भी पड़े हुए हैं वो सारे के सारे रीचेबल हैं, मैं उनको पकड़ सकता हूं, मैं उन तक पहुंच सकता हूं इन 2 वेक्टरों की मदद से। जी यू आर सर। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब है कि ये जो 2 वेक्टर है ना जिनकी मदद से मैंने पूरा प्लेन बनाया था, जब मैं कहता हूं इन 2 वेक्टर की मदद से मैंने पूरा प्लेन बनाया था, इसका मतलब है मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं इस प्लेन के अंदर हर शख्स को पकड़ सकता हूं इन 2 वेक्टर्स की मदद से। जी बात समझ आ रही है आपको? तो इसे कहते हैं जी सर स्पैन, सर। इसे कहते हैं स्पैन। मैंने सारी स्पेस स्पैन करा ली इन 2 वेक्टर्स की मदद से। अब आपको समझ आई बात? हेलो जी सर। जी, अभी आपको समझ आई कि मैंने सारा का सारा प्लेन स्पैन करा सकता हूं 2 वेक्टर की मदद से, वो 2 वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में ना हो। अगर मुझे कोई 2 वेक्टर दे दो जो एक ही डायरेक्शन में ना हो तो इन 2 वेक्टर की मदद से मैं पूरा का पूरा प्लेन ट्रेस कर सकता हूं, मैं पूरा का पूरा प्लेन बना सकता हूं, मैं पूरा का पूरा प्लेन पकड़ सकता हूं इन 2 की मदद से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? यस सर। तो इसे कहते हैं स्पैन करना। इसका मतलब है इन 2 वेक्टरों ने पूरा का पूरा प्लेन स्पैन कर लिया, पूरा का पूरा प्लेन स्पैन कर लिया। स्पैन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहां, अब ये कॉलम स्पेस है आपकी, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें, लेट्स से आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक का नाम है 1 0, दूसरे का नाम है 0 1। ये 2 वेक्टर्स हैं ना,
एक का नाम है 1 0, दूसरे का नाम है 0 1। इन दो वेक्टरों की मदद से मैं पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल XY प्लेन बना सकता हूं। डू यू एग्री विद दिस? आपको समझ आ रही है? मुझे मल्टीप्लाई कर करके, हाँ, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बना के, इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से मैं ये पूरा XY प्लेन बना सकता हूं। जी बना ठीक है, सकते हैं सर। गुड। जी सर बना सकते हैं। अच्छा, अब आप बीच में देखें, यहाँ पे और लिखा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि ये दो वेक्टर जिनसे मैं पूरा प्लेन बना रहा हूं उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। अगर वो 90 ना भी हो, मैं तब भी बना सकता हूं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि उन दो वेक्टरों में कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल ना हो। अगर वो दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो मैं पूरी स्पेस बना सकता हूं। आप बात समझ आ रही है आपको? सर अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा सर? पैरेलल हो जाएंगे तो सिर्फ एक लाइन बनेगी, प्लेन नहीं बनेगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल में हो गया तो वो तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे। आपको एक पता ही है ना? लाइन, ठीक 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 समझ आ गई। क्योंकि उस वेक्टर की जो टेल है, दोनों वेक्टर की टेल तो ओरिजिन पे रहेगी ना, सिर्फ जी जो आखिरी सिरा है वो घूम रहा है। अगर वो सिरा और दूसरे का एंड जो है वो एरो सेम हो गए तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे के स्केलर में ऐड भी करूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा भी सही, तो वो तो सिर्फ इस लाइन के सारे पॉइंट्स को एक्सेस करेगा, वो प्लेन के पॉइंट्स को तो एक्सेस नहीं कर सकेगा। जी सर, ठीक ठीक। अब बात आपको समझ आ रही है ना? तो ये कहानी है जी कि अगर कोई दो वेक्टर्स हों तो मैं उनकी मदद से प्लेन बनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल में ना हो। अगर वो पैरेलल में हो गए तो वो सिर्फ r⁻0 वाली स्पेस बनाएंगे। r⁻0 वाली कौन सी स्पेस है? 0 डायमेंशनल स्पेस कौन सी है? सॉरी, 1 डायमेंशनल स्पेस कौन सी है? लाइन लाइन है। और 0 डायमेंशनल स्पेस कौन सी है? पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। लाइन की जो है वो लेंथ होती है, लेकिन लाइन का एरिया 0 होता है। जो प्लेन होता है उसका एरिया होता है, और जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हम एक कॉलम स्पेस बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम, अच्छा याद रखिएगा ये रिकरिंग मीटिंग है, तो मैं इसको दोबारा से इनिशिएट करा दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो आप इस पे ओके सर, इसी पे रहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको स्पैन की समझ आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पैन समझ में आए कि स्पैन क्या है। ठीक है, सो आई वांटेड टू जस्ट टेल यू कि इसमें स्पैन क्या है। ठीक है, तो स्पैन का मतलब ये है, ये देख रहे हैं स्पैन, इसका मतलब है ये चारों के चारों वेक्टर्स, ये 4 वेक्टर हैं और हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं। इसका मतलब है ये चारों के चारों वेक्टर्स कहां पड़े हुए हैं? किस स्पेस में पड़े हुए हैं? एनीबॉडी? जी, 3D प्लेन में। हाँ, 3D प्लेन नहीं, 3D स्पेस। 3D स्पेस वो हाँ, 3D 2D प्लेन होता है। हाँ, 2D प्लेन होता है, 3D स्पेस होती है। तो 3D स्पेस में पड़े हुए हैं, तो ये चारों के चारों वेक्टर्स 3D स्पेस में पड़े हुए हैं ये 4। अगर ये 2 होते और मैं आपको कहता कि 2 का स्पैन बताओ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला जो 141 है इसको निकाल दूं, 132 इसको, आपको सिर्फ ये 2 दे दूं और आपसे कहूं उसका स्पैन बताओ, तो 2 का जो स्पैन होता है वो हमेशा क्या बनाएगा? दो वेक्टर्स का स्पैन, हाँ, वो 2D प्लेन बनाएगा। लेकिन ये 2D प्लेन कहां पड़ा होगा? ये 3D स्पेस के अंदर। हाँ, 2D का प्लेन पड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है, होगा 3D की स्पेस, उसमें 2D का प्लेन पड़ा होगा। और अगर मैं आपको इसमें से ये तीनों दे दूं, 1 2 3 1 1 4 1 4 1, ये 3 दे दूं और ये 4th वन निकाल दूं और कहूं कि इन तीनों का स्पैन बताओ, मैं लिखूं स्पैन और उसके अंदर सिर्फ 3 वेक्टर डालूं, तो क्या बनेगा? क्यूब। हाँ,
वो 3D की पूरी स्पेस बन जाएगी। देखिए ना, दो से जब जी दो सर। थे तो वो 3D के अंदर एक प्लेन बना रहे थे। अगर मैं आपको सिर्फ एक देता तो वो 3D के अंदर क्या बनाता? एक लाइन बनाता। लाइन। तो अगर मैं आपको दो दूंगा तो इसका मतलब है, कहूंगा कि इन दो का स्पैन बताओ, तो दो का स्पैन क्या होगा? एक प्लेन बनेगा। अब वन वेक्टर दे दूं तो वन वेक्टर का जो स्पैन होगा वो क्या होगा? वो लाइन होगी। और अगर मैं आपको तीन दे दूं और कहूं इनका स्पैन है, तो तीन से क्या बनेगा? स्पेस। हाँ, तीन से वो 3D की स्पेस बनेगी। और अगर मैं आपको चार दे दूं, जहां जैसे यहां है, यहां चार दिए हुए हैं, इन चार दे के आपसे कहूं इनका स्पैन बनाओ, तो जो चार के स्पैनिंग से जो जो स्पेस बनेगी वो स्पेस भी 3D होगी। लेकिन इस चौथे के आने से क्या हो गया कि उस स्पेस के बनाने में एक गैर जरूरी चीज आ गई। उसको तीन चाहिए थे, इस चौथे ने आके कोई हेल्प नहीं की। मतलब एक चौथी जो इंफॉर्मेशन ऐड हुई है 132, अगर ये ना भी होती तो फिर भी हम 3D स्पेस बनाते, क्योंकि 3D से ज्यादा स्पेस तो नहीं बना सकते, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3। ये देख रहे हो, हर वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं। इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस जो हम बना सकते हैं स्पैनिंग के जरिए वो आर क्यूब है। तो अगर आर क्यूब को बनाने के लिए मैं आपको चार लोग दे दूं, चार वेक्टर्स दे दूं, तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, आपको क्यों मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हैं? तीन से बनती है ना स्पेस। सर अगर तीन ही यूज करें, चौथा ना यूज करें, फिर क्या होगा? लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपके यूज करने पे नहीं है, ये चौथा जो है आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स से आया है, तो कुछ ना कुछ तो करना है ना हमें चौथे के बारे में। ठीक है, तो तो चौथा ऐड करने से क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अब मैं बताता हूं। जब चौथा ऐड करोगे ना, जब चार होंगे, आपको चाहिए तीन थे और आपने चौथा ऐड कर दिया, तो अब आप कहां चले गए हैं? अब आप यूनिक सोल्यूशन से निकल आए हैं, अब आप मैनी सोल्यूशन की कैटेगरी में चले गए। अच्छा। क्योंकि अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है, क्योंकि जितने चाहिए से उससे एक्स्ट्रा आपके पास आर्मी आ गई है। अब आपका बैटल प्लान काफी मैनी बैटल प्लान आप बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास तीन थे तो आप सिर्फ एक बैटल प्लान बना सकते थे, सिर्फ एक सोल्यूशन पे जा सकते थे। अब आपके पास चॉइस आ गई है, ये वाला सोल्यूशन बेहतर है, ये वाला, मैनी सोल्यूशन की कैटेगरी हो सकती है। तो अगर मैं सर आपको, जरूर हाँ जी, सर जरूरी है चौथे भी बने, तीन पे भी मैंने सोल्यूशन बन सकती है? नहीं, वही उसी तो बात कर रहा हूं। अच्छा। तीन से मैनी सोल्यूशन का क्राइटेरिया नहीं बनेगा। पॉसिबल। अब मैं आपको उसकी रीजन बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, सिर्फ ये सोचना शुरू कर दो कि अगर आपके पास स्पेस देखा करो, स्पेस आपके पास क्या है? यहाँ पे आर क्यूब है ना, क्योंकि ये सारे वेक्टर आर क्यूब में पड़े हुए हैं। ये देख लें, सारे के सारे आर क्यूब में पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके तीन कंपोनेंट हैं। अब क्योंकि ये आर क्यूब में पड़े हुए हैं, तो आर क्यूब को बनाने के लिए आपको तीन इंडिपेंडेंट, तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए ना, कि वो तीनों के तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हो। ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है? कि वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पे ना हो, तीनों की अपनी लाइन हो। पहले की अपनी डायरेक्शन हो, दूसरे की अपनी डायरेक्शन हो, तीसरे की अपनी डायरेक्शन हो। ठीक है, तो वो तीन जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग होंगे, वो पूरी की पूरी 3D स्पेस को स्पैन करा देंगे, वो 3D स्पेस को स्पैन करा देंगे। डू यू एग्री विद दिस वन? यस सर। ठीक है ना। तो अब ये फोर्थ आ गया है, फोर्थ आ गया है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये जो फोर्थ वन है ये पहले तीन के कॉम्बिनेशन के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चौथा जो बंदा है, मैं इसको पहले तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं। और अगर कोई ऐसा वेक्टर आपके पास आ जाए जिसको आप तीन से बना सकते हो, तो उसकी जरूरत नहीं रहती, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, उसका यूजेज खत्म हो जाता है, वो खामखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी होगा तो आपके सिस्टम पे की स्टेबिलिटी पे, उसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर स्टिल ओके।
यस सर। मतलब है कि अगर ये 4 हों तो मेरा जहन जाएगा कि R4 बन जाएगी, लेकिन R4 तो यहाँ बन नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम स्पेस जो आपके पास है वो तो R³ है। हाँ, तो आपको मैं इसलिए आपको अक्सर बताता हूं कि जब भी आप ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं पहले अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लें। यहाँ पे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? R³। तो R³ से ज्यादा की स्पेस तो आप बना नहीं सकते। R³ के अंदर आप छोटी स्पेस बना सकते हो, प्लेन बना सकते हो, लाइन बना सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, लेकिन आप R4 नहीं बना सकते हो। आप बात समझ आ रही है ना आपको? तो अब आपके पास ये चारों लोग हैं और हमने देखना है कि इन चारों लोगों में से कितने लोग इंपॉर्टेंट हैं और कितने लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम कहेंगे कि वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट हैं, तो उनको हम स्पैन के अंदर नहीं रखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो स्पैन से बाहर आ जाएं। हम उनको स्पैन में काउंट नहीं करेंगे। You're getting my point? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा इससे ऊपर वाली बात कहने लगा हूं। लेट्स से आपके पास ये मैट्रिक्स है A, ठीक है, आप एक्चुअली जो काम कर रहे हो वो आप सॉल्व करना चाह रहे हो AX = B। तो जो B है वो भी एक वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर। यस सर। जी, अब वो B जो वेक्टर है, वो जो B वेक्टर है वो अगर A के कॉलम स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है, अब जरा गौर से सोचना इस बात को, B भी तो एक वेक्टर है ना, और उस वेक्टर की वो वेक्टर की डायमेंशन क्या होगी? वो भी R³ में पड़ा हुआ कोई वेक्टर होगा ना, उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे ना। जी सर। तो जी जी। उस B जो वेक्टर है, अगर मैं उसको ड्रा करूं और वो ड्रा होने के बाद वो उसी स्पेस में पड़ा हुआ हो जो कि कॉलम स्पेस है। लेट्स से आपका A जो है वो एक कॉलम स्पेस बनाता है जो 2D है। लेट्स से 2D स्पेस बना रहा है, ठीक है। A आपका एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि बेसिकली एक, जैसे A एक स्पेस बना रहा है, ठीक है। अब मैं स्पेस ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। A लेट्स से